थोड़ा सा मैं कमजोर हूं, पर मैं किस्मत का मारा नहीं। कभी कभी मैं लड़खड़ा कर गिर जरूर जाता हूं, पर मैं अभी तक हारा नहीं। तो जी हां दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धावाई हाजिर हूं आपके सामने फिर से लेकर के एक नया लेक्चर और एक नया चैप्टर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 1 है और आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेईई सीरीज में। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सोच रहे होंगे कि सर सर्कुलर मोशन का क्या हुआ, वो तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो दोस्तों, सर्कुलर मोशन एनसीईआरटी में आपको मोशन इन अ प्लेन में भी मिलेगा, एनएलएम में भी मिलेगा और वर्क पावर एनर्जी में भी मिलेगा, लेकिन 3 टुकड़ों में पढ़ने की बजाय हम उसको एक साथ पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट होने के बाद। अब तुम बोलोगे सर लेकिन आपने ऐसा किया तो क्यों किया? क्योंकि आपको सर्कुलर मोशन समझने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी अगर इकट्ठा एक जगह आप उसको पढ़ोगे तो। ठीक है, तो आप बस रेगुलरली अब पढ़ते जाइए और आपको अब फिजिक्स की सारी परेशानी आपकी दूर होती हुई महसूस होंगी। लेकिन कई बच्चे बोल रहे होंगे सर हमारा बैकलॉग हो गया है तो उसके लिए क्या किया जाए? तो दोस्तों, बैकलॉग हो गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए और आज के लेक्चर में तो वेक्टर की भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं कहूंगा कि अगले लेक्चर तक आप कृपा करके प्लीज आपको करना क्या है, आपको जो है वेक्टर एडिशन कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं ये एटलीस्ट सीख के आ जाना। मैथमेटिकल टूल्स में आपको ये चीज मिल जाएगी, वो लेक्चर्स जाके आप अटेंड कर लेना। और अभी हम बिना देरी के बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज का मैं सेशन बहुत ही छोटा रखने वाला हूं क्योंकि ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, तो हो सकता है ये 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाए आज का लेक्चर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इंट्रोडक्शन है, इसका एप्लीकेशन हम आगे के क्लासेस में समझेंगे और फिर हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सबसे पहले क्वांटिटी जिसका नाम है फोर्स। अब फोर्स से आप एकदम भली भांति परिचित हैं, फोर्स होता क्या है ना? तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फोर्स या तो आप किसी चीज को धक्का देंगे या आप किसी चीज को खींचेंगे, और अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट जो है उसमें तब्दीली होगी, उसमें चेंज होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है और आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आ सकती है, या अगर वो चल रही है और आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट में आ सकती है, या उसके मोशन की डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, या स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखें, फोर्स क्या होगा? फोर्स कुछ खास नहीं, बस एक पुल और पुश है जो कि क्या करता है, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। या तो चेंज कर देगा या कोशिश करेगा चेंज करने की, क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना? तो एक तरीके से पुल और पुश जो है उसी को हम क्या कह रहे हैं, फोर्स। जैसा कि आप जानते हैं ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको यहां पर जब इससे आप डील करें तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर इसका एडिशन हो रहा है तो वेक्टोरियल ही होगा, और इस फोर्स के आप कंपोनेंट बिल्कुल ले सकते हैं जिस तरीके से आप एक वेक्टर के कंपोनेंट्स लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करें कि अगर किसी चीज पे रिजल्टेंट फोर्स मतलब 3-4 फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका एक नेट इफेक्ट जो आ रहा होगा वो क्या असर डालेगा किसी चीज के ऊपर। तो वो उसके स्पीड को चेंज कर सकता है, या वो उसकी सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या वो दोनों चीजों को चेंज कर सकता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को और साथ ही साथ डायरेक्शन को, या फिर वो उसके शेप और साइज को चेंज कर देगा। जैसा कि अगर मैं कहूं कि यार कोई ऑब्जेक्ट जो था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था और जिस डायरेक्शन में जा रहा था तुमने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड चेंज होगी। अगर वो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और तुमने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, मतलब वो तुम्हारी तरफ आ रहा था, तुमने जो है धक्का लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम क्या चाह रहे हो, तुम जो है उसको रोकना चाह रहे हो, तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये स्पीड को कम भी कर सकता है। और कुछ ऐसा मान के चलिए कि जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने एक पत्थर को फेंका कुछ ऐसा, तो ग्रेविटी जो है वो ऐसा नीचे लग रही है, तो ग्रेविटी यहां पे इसके डायरेक्शन को भी क्या करते जा रही है, चेंज करते जा रही है। वो ऐसा हॉरिजॉन्टली जा रहा था तो ग्रेविटी का फोर्स लगने की वजह से, अर्थ का फोर्स mg लगने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ऐसे। या आप ऐसा समझें कि कोई चीज अगर ऐसे जा रही है और आप इसको इधर धक्का मार देते हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये कुछ ऐसे मूव कर रही थी, आपने इसको इस डायरेक्शन में धक्का मारा तो ये कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आती है बात समझ में? तो कुल मिला के ये जो है इफेक्ट्स एक फोर्स के कारण प्रोड्यूस होंगे।
तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड फोर्स की। फील्ड फोर्स क्या होते हैं? फील्ड फोर्स ये जिनको लगने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती से क्या मतलब है सर? कांटेक्ट की जरूरत ना होने से मतलब यहां पे दोस्तों सीधा सा ये है कि अगर मैं बात करता हूं इस पेन की, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या अर्थ इस पेन पे फोर्स तभी लगाएगी जब ये अर्थ के कांटेक्ट में होगा? जी नहीं। ये हवा में भी है तो भी इस पे अर्थ फोर्स लगा रही है। तो यहां पर आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको लगने के लिए कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स इसे क्यों कहा जाता है? अगर आप ने जैसे पढ़ा ही होगा ग्रेविटेशन के बारे में, तो आप जानते होंगे अर्थ के चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अर्थ की तरफ, और वो फोर्स कितना होता है? mg। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से कितना लगता है किसी भी बॉडी के ऊपर? mg। वैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो मास के बीच में लगेगा। अगर यहां पर m1 और m2 दो अलग अलग मासेस हैं तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये फोर्स हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। कहने का मतलब, मैं और मान लो ये बोर्ड, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ मास है, तो ऑब्वियसली हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे वीक फोर्स होता है, सबसे कमजोर फोर्स है जो भी नेचर में पाए जाते हैं। उनमें से सबसे कमजोर कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बोर्ड और मैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों के बीच का अट्रैक्शन ना के बराबर है। इसीलिए इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ही कंसीडर करेंगे। दो चीजों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हम यहां कंसीडर नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये मेरा हाथ इस हाथ को अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि करना चाहिए थियरी के हिसाब से, लेकिन वो फोर्स इतना वीक है कि वहां पर उसको आपको नेग्लेक्ट करना ही होगा, वो ना के बराबर है। आई बात समझ में? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फील्ड फोर्स जिसे हमने कहा, तो ये कैसा लगता है? इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। कैसा लगेगा? अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक मास है m, तो ये लगेगा m इंटू जी, वेयर m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। m यहां पर क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और g यहां पर क्या है? इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? वैसे इसको ढंग से जो बोलना चाहिए वो हम क्या बोलेंगे? वो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। जी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके लिए पूरा एक अलग से चैप्टर है, वहां हम बात करेंगे। तो कांटेक्ट की जरूरत नहीं है इसको लगने के लिए, इसको इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स। ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है जब आप बात करते हैं दो चार्जेस की या दो मैग्नेट्स की। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रिक फोर्स की, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब एक तरीके से मैंने, वैसे इसको कुछ और नाम होता है लेकिन अभी के लिए आप इलेक्ट्रिक फोर्स समझ लीजिए, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज आपने लिया और दूसरा पॉजिटिव चार्ज आपने लिया, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं अगर आप बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बोलने में ऐसा कहा जाता है कि इस चार्ज की वजह से, जैसे अर्थ की वजह से उसका ग्रेविटेशनल फील्ड उसके चारों तरफ डेवलप हो रखा है, वैसे ही इन चार्जेस की वजह से इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रखा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर इसको क्या अभी यहां पर डिटेल में पढ़ना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कहां? 12th में। तो अभी मैंने जितना बताया बस उतना ही ध्यान रखो, उससे एक लाइन ज्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? ऐसे ही आप कह सकते हो दो मैग्नेट्स के बीच में भी फोर्स लगता है, बिना कांटेक्ट के लग जाता है, तो वो भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। तो बस समझने के तौर पे आप ये समझे कि फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस बाय द इंटरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट
विद द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर ऑब्जेक्ट, कि अर्थ के फील्ड की वजह से इसने कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया, जब उनके बीच में सेपरेशन है तब भी, उसको हम कहेंगे फील्ड फोर्स। ऐसे ही फिर हमारे पास, एक मिनट, शायद एक स्लाइड हमारी गायब है, नहीं सही तो है, कांटेक्ट फोर्स। ऐसे ही फिर अगला आता है हमारे पास कांटेक्ट फोर्स। पहली हमने बात करी नॉन कांटेक्ट फोर्स की, अभी है हमारे पास कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स नाम पढ़ के ही पता लग जाता है कि यार यहां पर कांटेक्ट की जरूरत होगी। अब कांटेक्ट की जरूरत होगी तो ये जो फोर्स होता है ये लगता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस ऑफ टू सरफेस, टू बॉडीज। दो बॉडीज जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो आप इस बात को समझ के चलिए कि हर बॉडी के अंदर क्या है, एटम है, और एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर आपके पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन्स है। और दूसरा एटम, उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होंगे। तो जब मैं अपने दोनों हाथों को ऐसा जोड़ता हूं एक दूसरे से, तो आपको यह समझना चाहिए कि यहां पर ये एटम और ये एटम जब इनको पास लाया जाएगा तो एक पॉइंट के बाद ये एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। क्यों? ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। लेकिन ये रिपल्शन जब कब महसूस होगा, जब ये एक दूसरे को टच कर लेंगे। ये दोनों सरफेस एक दूसरे को जब टच कर रही हैं तो ये वाला हाथ इस वाले हाथ में मर्ज नहीं हो रहा है, फ्यूज नहीं हो रहा है। मतलब ये बोर्ड है तो इस बोर्ड को मैं छूता हूं तो मेरा हाथ इसके अंदर नहीं चले जाता है ना। जैसे मूवीज में देखा होगा ना, आत्मा ऐसा आर पार करके निकल गई। तो ऐसा कुछ हमारे यहां पर चीजें महसूस नहीं हो रही है। क्यों? बिकॉज आप दो एटम को ऐसा फ्यूज नहीं करवा सकते इतना इजीली। उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो नॉर्मली जब आप रियल लाइफ में बात करेंगे तो दो, रियल लाइफ मतलब प्रैक्टिकली जब आप बात करेंगे नॉर्मली, तो दो एटम्स को फ्यूज करवाना इज डिफिकल्ट बिकॉज ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। अब कोई कह सकता है कि सर रिपेल क्यों करेंगे, यहां जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ये जितना पॉजिटिव ये उतना ही नेगेटिव। बात आपकी पूरी सही है। तो ये रिपल्शन एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे आने के बाद होता है और ये ऑब्जर्वेशन अपने को फील होता है कि वहां पर और आप फ्यूज नहीं कर पा रहे, उनको और नजदीक नहीं लेके जा पा रहे, तो वहां वो रिपल्शन आपको महसूस होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज इंटरेक्शन, या आप कह सकते हो एटॉमिक इंटरेक्शन। तो forces which are transmitted between the bodies by short range atomic molecular interactions are called contact forces। जब आप बहुत नजदीक ले आएंगे तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और वहां पर वो जो फोर्स लग रहा है वो हम क्या बोल रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट, तब जाके इनके बीच में क्या लगेगा, कांटेक्ट फोर्स लगेगा। अब ये कांटेक्ट फोर्स वैसे तो अलग अलग तरीके के हैं, इसमें नॉर्मल है, फ्रिक्शन है, टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ दो फोर्स पे कंसंट्रेट करेंगे, फ्रिक्शन को हम अलग से पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्स इसी मतलब इस लेक्चर में नहीं, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल फोर्स की। तो आपको ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल फोर्स है क्या, ये एक कांटेक्ट फोर्स है। दो चीजें कांटेक्ट में होनी चाहिए एक दूसरे के, तब जाके नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल से यहां पे मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहली बात ये समझना है आपको कि नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर किसके, कांटेक्ट सरफेस के। तुम बोलोगे सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझाओ कब लगेगा और कैसे लगेगा। तो आप ये जाने, जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है और वो एक दूसरे को प्रेस कर रही हैं, जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है और वो प्रेस कर रही है, जैसे कि मैं इस बोर्ड को सिर्फ टच करके खड़ा होता हूं तब नहीं, जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, तो जब भी कांटेक्ट में है और वो प्रेस कर रही है तो वहां पर एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। मतलब अगर मैं इस दीवार को ऐसा पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, तो ये दीवार भी मेरे को इस तरफ धक्का देगी, तो यहां से जनरेट होता है नॉर्मल फोर्स। तो दो सरफेसेस हो पहली बात कांटेक्ट में और वो एक दूसरे को कर रही हो प्रेस, तब जाके ये नॉर्मल लगेगा और वो लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे कि
मैंने कहा क्या ये ब्लॉक, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस ब्लॉक को मैंने एक सरफेस के ऊपर रख दिया, तो क्या अभी इस ब्लॉक की सरफेस और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कांटेक्ट में है? बिल्कुल है। तो क्या ये ब्लॉक इसको प्रेस कर रहा होगा? जी हां, ये प्रेस कर रहा होगा। तो ये दोनों सरफेस के बीच में ये एक दूसरे को प्रेस कर रही हैं, तो ये ब्लॉक इस पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये सरफेस इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल लगा रही होगी इस डायरेक्शन में। अब N1 और N2 ये इक्वल होंगे नहीं होंगे, वो सारी बात हम करेंगे बाद में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे कि यहां मैंने एक और केस बनाया, मैंने कहा मान लीजिए कि ये यहां पर मान लो कि एक ये रॉड है और इधर ये रॉड कुछ इस तरीके से यहां पर ऐसा इसको कुछ रख दिया गया है, इस रॉड को कुछ इस तरीके से यहां रख दिया गया है। अब वो स्लिप होती है नहीं होती है वो सब बातें अलग है, आपको ये देखना है क्या ये यहां कांटेक्ट में है? जी है। इसके साथ क्या ये कांटेक्ट में है? हां। तो इस कांटेक्ट की वजह से यहां इन दोनों के बीच में प्रेसिंग है, क्योंकि अगर ये दीवार नहीं होती तो ये ऐसा गिरती, तो ये इसको प्रेस कर रहा है, ये इधर भी इसको प्रेस कर रहा है, तो उस प्रेस करने की वजह से ये रॉड इस पे नॉर्मल लगा रही होगी दीवार पे इस डायरेक्शन में, इसको मैं N1 बोल देता हूं। तो रॉड पे जो नॉर्मल लग रहा होगा वो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। नॉर्मल हमेशा एक धक्के वाला फोर्स होगा, रॉड को एक धक्का महसूस हो रहा होगा इस डायरेक्शन में। ऐसे ये रॉड इस सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस कर रही है, प्रेस करना मतलब धक्का देना, तो इसको मैं N3 बोल देता हूं। तो ये सरफेस भी इस रॉड को ऊपर की तरफ प्रेस कर रही है, इसको मैं N4 बोल देता हूं। वही बात N1 N2 और N3 N4 में रिलेशन वो सब आगे देखेंगे, अभी बस हमको डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करना है। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो है ये फोर्स लगा करेगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी में अगर मैं एक और चीज समझाने की कोशिश करूं आपको, तो यहां पर कोई सोच सकता है कि सर ये ऐसा क्यों लगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस ये थी तो उसके परपेंडिकुलर, कॉन्टेक्ट सरफेस ये थी तो उसके परपेंडिकुलर, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है ना ये फोर्स लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस बारे में, एक मिनट। तो मैंने क्या कहा इधर, मान लो कुछ ऐसा यहां पर आपको कुछ दिया गया है, ये एक स्फीयर है और ये स्फीयर कुछ ऐसा फंसा हुआ है यहां, दो, एक तो इंक्लाइन प्लेन है और एक ये ऐसी वर्टिकल वॉल है, इसके बीच में ये स्फीयर ऐसा फंसा हुआ है, तुमने इसको रखा, ये फंसा हुआ है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये स्फीयर इस वाली वॉल को, क्या ये स्फीयर इस वॉल को प्रेस कर रहा है? जी हां, ये स्फीयर इस वॉल को प्रेस कर रहा है, ये स्फीयर इस वॉल को भी प्रेस कर रहा है। तो कांटेक्ट सरफेस ये है उसके परपेंडिकुलर, तो ये वॉल जो है वो इसको इधर धक्का देगी, धक्का देगी, पुश करेगी, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसे ही इस स्फीयर ने इस वॉल को प्रेस किया, तो ये वाली वॉल भी क्या करेगी, इसको धक्का देगी। कैसा? वो धक्का होगा इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसको ये दो धक्के महसूस होंगे, एक तो इस वॉल से और एक इस वाली वॉल से। हां, ये भी जरूर बात सही है कि अगर इस वॉल ने इसको इधर धक्का दिया तो ये स्फीयर भी इसको इधर धक्का देगा, और अगर इस वॉल ने इसको इधर धक्का दिया तो ये स्फीयर भी इसको इधर धक्का देगा। तो मैंने अभी जो फोर्स बनाए वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्स ने जो स्फीयर पे लगाए, तो इट इज द नॉर्मल। ये कौन सा नॉर्मल है? नॉर्मल एक्टिंग ऑन द स्फीयर ड्यू टू वर्टिकल वॉल। ये अपनी वॉल है इसकी वजह से। और यहां अगर मैं बात करूं
तो ये जो नॉर्मल आ रहा है अपना N2, ये वाला नॉर्मल किसकी वजह से है? इट इज द नॉर्मल एक्टिंग ऑन स्फीयर, नॉर्मल एक्टिंग ऑन स्फीयर ड्यू टू इंक्लाइंड प्लेन। तो ये इंक्लाइंड प्लेन की वजह से नॉर्मल लग रहा है। मतलब सिंपल सी बात है यार, जहां भी वो प्रेस कर रहा होगा तो आपको प्रेस टाइप का फोर्स, एक धक्के वाला फोर्स लगाना है कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, सिर्फ इतनी सी बात। ठीक है, तो ये कहानी हुई आपकी किसकी? नॉर्मल फोर्स की। ठीक है, अब बारी है टेंशन की। टेंशन के बाद हम फ्रिक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन कुछ लेक्चर्स बाद। ऐसे ही हम स्प्रिंग फोर्स की भी बात करेंगे, लेकिन कुछ लेक्चर्स बाद। अभी हम कांटेक्ट फोर्स में सिर्फ ये दो चीजें ही पढ़ेंगे, नॉर्मल और टेंशन। टेंशन, टेंशन ये कैसा है? जिस तरीके से नॉर्मल एक पुश टाइप वाला फोर्स था, तो टेंशन पुल टाइप का फोर्स है, खींचने वाला फोर्स। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा रस्सी में भी, रॉड में भी, जहां पर भी खिंचाव होगा, जहां पर भी आप खींचेंगे वहां आपको ये फोर्स मिलेगा। तो नॉर्मली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं टेंशन से, टेंशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा, ये है किस टाइप का फोर्स? इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल भी कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। तो ये स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको यहां पे बताया था कि चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन की वजह से ये एक दूसरे में फ्यूज नहीं हो पा रहे, है ना। तो इसी तरीके से जब टेंशन की आप बात करेंगे तो बात को समझना, जब आप दो एटम्स की बात करते हैं तो उनके बीच में कुछ बॉन्ड हो रखा है, बॉन्ड क्रिएट हो रखा है। तो आप जब चाहेंगे इसको ऐसा एक्सपैंड करना या स्ट्रेच करना, तो वो बॉन्ड उसको अलाउ नहीं करेगा। वो बॉन्ड चाहेगा क्या कि अगर आप उस बॉन्ड लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो बॉन्ड चाहेगा कि वो अपने इस लेंथ में को ही मेंटेन रखे, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। ठीक है, तो वो बॉन्ड की वजह से, बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? इट इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्जेस। तो यहां पर भी आप दो एटम्स को सेपरेट करना चाहते हैं, लेकिन बॉन्ड की वजह से वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है चार्जेस की वजह से। तो यहां पर भी इसके पीछे की जो वजह है वो चार्ज ही है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये ध्यान रखना, टेंशन कब डेवलप होगा? टेंशन किसकी वजह से या किस टाइप का फोर्स है? पहले तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स। और कब डेवलप होगा? जब भी आप किसी चीज को खींचना चाहेंगे तो ये डेवलप होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये एक स्ट्रिंग है, इससे मैंने क्या करा? एक ब्लॉक को बांध दिया। आई बात समझ में? और मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूं इन दो पॉइंट्स की, ए और बी, या सिर्फ मैंने ए की ही बात करी। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ ए पॉइंट की। अब अगर मैं ए से पूछता हूं कि भाई ए तुम किन चीजों से कनेक्टेड हो, तो वो बोलेगा ए मेरे ऊपर भी स्ट्रिंग है और मेरे नीचे भी स्ट्रिंग है। बात एकदम ठीक है। तो ए को ऐसा लगेगा कि इस ए को ऊपर खींचा जा रहा है ऊपर वाली स्ट्रिंग की वजह से, और नीचे खींचा जा रहा है नीचे वाली स्ट्रिंग की वजह से। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कुछ ऐसा होगा। यहां उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, या इसको मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम इसका मैं बनाता हूं। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यार ये अपने पास था एक रिजिड सपोर्ट, और यहां से हमने एक स्ट्रिंग ली, और इस स्ट्रिंग से मैंने एक ब्लॉक अटैच कर दिया, और यहां पर फिर मैंने एक पॉइंट लिया ए। तो इस ए पॉइंट से अगर मैं पूछता हूं कि भाई तुमको कैसा कैसा फोर्स महसूस हो रहा है, तो इसको एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जो ऊपर वाली रस्सी लगा रही होगी, और एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ जो नीचे वाली रस्सी लगा रही होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंशन। तो ये टेंशन की डायरेक्शन हो गई ए पर, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। अब तुम बोलोगे सर लेकिन ऐसा कैसे? ये बात मुझे समझ नहीं आई। इसको थोड़ा और पॉइंट्स के लिए भी हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करता हूं बी वाले पॉइंट की, जो कि दीवार का पॉइंट है या वो छत जो है उसका पॉइंट है।
अगर इस बी से पूछा जाए कि भाई तुझे फोर्स किस डायरेक्शन में महसूस हो रहा है, रस्सी की वजह से, तो जिस तरीके से ए के दोनों साइड में रस्सी थी लेकिन बी के तो सिर्फ एक साइड में रस्सी है, तो ये रस्सी बी पॉइंट को ऐसा खींच रही होगी, क्योंकि रस्सी का काम होता है खींचना, रस्सी खींच रही होगी। ऐसे ही अगर ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक को भी रस्सी, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं, तो इस वाले ब्लॉक को भी रस्सी खींच रही होगी। तो ये सब डायरेक्शन है टेंशन की, टेंशन एक्टिंग ऑन बी, टेंशन एक्टिंग ऑन ए एंड टेंशन एक्टिंग ऑन सी। अब तुमको लग सकता है कि सर ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है, तो इसको समझने के लिए, इसका फील लेने के लिए मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें थोड़ा सा इसका फील आ जाएगा। कई बार फिजिक्स में चीजों को, मतलब कई बार नहीं, बहुत बार फिजिक्स में आसानी से फील किया जा सकता है। हाँ, कई बार ये भी होता है कि जो आप फील कर रहे हो उसका उलट आंसर होता है ना, लेकिन आसानी से फील किया जा सकता है चीजों को। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मान लो यार ये एक कुछ भी, किसी पेड़ की डाल थी जिसको तुमने पकड़ा हुआ है, या कोई पोल था, या कोई कुछ भी एक रॉड थी जिसको तुमने पकड़ा हुआ है, तो तुमने अपने हाथ से इस रॉड को पकड़ा हुआ है और तुम लटके हुए हो भाई साहब, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। ये तुम्हारा दूसरा हाथ, दूसरे हाथ को भी इधर ही कर देते, तुमने इसको ऐसा पकड़ा हुआ है और तुम लटके हुए। अब होता क्या है कि तुमसे एक और आदमी जो है, तुम्हारा दोस्त, वो भी लटका हुआ है, तुम्हारे पैरों को उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके पैर को भी किसी ने पकड़ा हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे आदमी ऐसा चेन में लटके हुए। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, और मान लो तुम यहां पे खड़े हो, तुम ऊपर खड़े हो, या मान लो एक और आदमी खड़ा है जो यहां ऊपर खड़ा है, उसने, पोल ने इस बंदे को पकड़ा हुआ है ना, तुम समझ रहे इस बात को। एक आदमी, या चलो इस डाल, ये वो पेड़ की डाल हो गई, या ये वो रॉड हो गई, तो इस रॉड से अगर पूछे कि भाई रॉड तेरे को किधर फोर्स महसूस हो रहा है, अगर तुमको ये समझ नहीं आ रहा तो तुम ऐसा सोच लेना कि रॉड की जगह तुम हो और तुम्हारे हाथ को इस बंदे ने पकड़ा हुआ है। तो तुम्हारे हाथ को अगर इस बंदे ने पकड़ा हुआ है तो वो बंदा तुमको नीचे खींच रहा है, तो तुमको क्या महसूस होगा कि ये सब मिलके तुमको नीचे खींच रहे हैं। तो इस येलो वाली रॉड को फोर्स महसूस होगा नीचे, जैसा कि इस बी पॉइंट को महसूस हो रहा था। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, इस वाले बंदे की, है ना। इस वाले बंदे की अगर बात की जाए, जैसा कि पॉइंट ए, तो इसने ऊपर से भी एक चीज पकड़ी हुई है और इसकी टांग पे भी कोई आदमी लटका हुआ है। तो इस बंदे को क्या फीलिंग आ रही होगी, इस बंदे को फीलिंग कुछ इस तरीके से आ रही होगी कि इसको कोई ऊपर खींच रहा है, इसके हाथ को। तुम समझ रहे हो, जब भी तुम हैंग हो रखे हो तो तुमको क्या महसूस होता है कि तुम्हारे हाथों को ऐसा ऊपर खींच रहा है। हैंग होके देखा है, या फील करो, जस्ट सिचुएशन को इमेजिन करो कि तुम जैसे ही उसके टांग को पकड़ोगे, तुम्हारे ऊपर वाले बंदे की टांग को तुमने पकड़ा, तो तुम्हारा हाथ ऐसा ऊपर की तरफ खींचेगा, और तुम्हारी टांग को किसी ने पकड़ा हुआ है नीचे, तो तुम्हारी टांग ऐसे नीचे की तरफ खींचेगी। मतलब कॉम्प्लेन की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही लटक के लंबे हो जाओगे तुम, ठीक है। कहने का मतलब, इस वाले बंदे को अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ऐसा, और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ऐसा, खींचा जा रहा है इसे। इसे क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। और सबसे जो नीचे वाला बंदा है, जो सी है, मान लो ये ब्लॉक, तो इस सी वाले बंदे को क्या लगेगा, इसके नीचे तो कोई है नहीं, तो सी वाला बंदा बोलेगा यार मेरे हाथ को खींचा जा रहा है ऊपर की ओर। तुमको हो सकता है अब ये समझ में आ गया हो, ये भी समझ में आ गया हो, ये शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि सर सी को ऊपर कैसे खींचा जा रहा है। तो तुम जरा अज्यूम करो सिचुएशन कि तुम इस लाइन में सबसे नीचे लटके हो, तो तुमने तो किसी को पकड़ा हुआ है लेकिन तुम्हारे पैरों को किसी और ने पकड़ा नहीं हुआ, तो तुमको क्या लगेगा, तुम्हारे पैर तो तुम्हें लगेंगे हाँ यार फ्री है वो तो एकदम, लेकिन तुम्हारे हाथ जो है वो एकदम खिंचे हुए महसूस होंगे, ऐसा लगेगा कि भाई साहब खिंच रहा है ऊपर की तरफ, ऐसा है ना। तो वही सेम चीज, क्योंकि पूरी चीज वो खिंच रही है, वो टेंशन टाइप की है, तो ये खिंचाव, तो ये हमेशा पुल टाइप का फोर्स होगा, खींचेगा ही खींचेगा। तो ये ध्यान रखना, रस्सी हमेशा खींच सकती है, पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। इस तरीके से आप यहां पे डायरेक्शन की बात कर सकते हो टेंशन, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आगे भी थोड़ा सा समझाऊं यहां, तो हम क्या कहेंगे कि अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास ये एक पुली है ना। अब तुम बोलोगे सर ये पुली क्या होती है, ठीक।
पुली का मतलब यह है कि एक डिस्क है, जैसे कुएं में तुमने देखा होगा मूवीज में, वो पानी भरने के लिए कुएं पर एक ऐसा व्हील सा लगा रहता है, उसके ऊपर से और रस्सी जो है वो कुछ ऐसे घूम करके जाती है। तो वैसा ही मामला कुछ यहां पर है, लेकिन ये फ्रिक्शन अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये ब्लॉक अगर ऊपर जाएगा तो वो रस्सी ऐसा स्लिप होते हुए ऐसा नीचे आएगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप इस बात को समझो कि रस्सी हमेशा खींचेगी, तो इस M को क्या लगेगा, इस M को लगेगा कि रस्सी इसको खींच रही है। इसको अभी मैं T1 बोल देता हूं। इस 2 को क्या लगेगा, इस 2 को भी लगेगा कि रस्सी इसको खींच रही है। ठीक है, अब ये टेंशन इक्वल होगी कि नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन इसको लगेगा कि रस्सी इसको ऊपर खींच रही है, इसको भी लगेगा रस्सी इसको ऊपर खींच रही है। और इस पुली को क्या लगेगा, पुली कहेगी यार मेरे पास तो दो टोटल, यहां पर एक तो ये व्हाइट वाली रस्सी दिख रही है, तो ये व्हाइट वाली रस्सी मुझे खींच रही होगी ऊपर, ये वाली रस्सी इस पुली को ऊपर खींच रही होगी। तुम सोचो, पुली लटकी हुई है इस व्हाइट वाली रस्सी से, तो व्हाइट वाली रस्सी इस पुली को ऊपर खींच रही होगी और उस छत को नीचे खींच रही होगी। धक्का तो नहीं दे सकती ना, छत को फोर्स लगाएगी तो ऐसे तो लगा नहीं सकती, खींच ही सकती है। तो जब मैं बात करूंगा इस वाले रस्सी की, ये वाली रस्सी की, तो ये रस्सी जो है यहां से इस पुली को नीचे खींच रही होगी, ये रस्सी भी यहां से इस पुली को नीचे खींच रही होगी, क्योंकि रस्सी का सीधा सा काम है यार खींचना, तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, रस्सी सिर्फ खींच सकती है। तो अगर आप देखोगे कि यार इस पॉइंट को रस्सी ने कैसा खींचा, तो नीचे खींचा, इस पॉइंट को रस्सी ने कैसा खींचा, नीचे खींचा, इस रस्सी ने खींचने का काम है। तो बड़े आसानी से आप यहां पे बता सकते हो कि टेंशन की डायरेक्शन कैसी होगी, अगर आप बस माइंड में ये ध्यान में रख के चले कि उसका काम होता है खींचना। तो ये हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया फोर्सेस का और उनकी डायरेक्शन का। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, और इसका भी जस्ट एक क्विक ओवरव्यू हम लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अपने पास कि लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन अलग चीज है, लॉज ऑफ मोशन अलग है। तो पहली बात यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो फर्स्ट लॉ आपको क्या कहता है, फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट लॉ आपको कहता है कि एवरी बॉडी प्रिजर्व्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ओके, इन अ स्ट्रेट लाइन until and unless there is some external force acting on it। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये हमेशा चलती रहेगी। और अगर ये रुकी हुई है और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये हमेशा रुकी रहेगी। ये बात हमको समझ में आ जाती है बड़े ही आसानी से। हमको लगता है हाँ सर ये रेस्ट में है, कोई फोर्स इस पे नहीं लगाऊंगा तो ये रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन ये बात हमको समझ नहीं आती। ये बात में ऐसा लगता है कि अरे सर ऐसा कहां, हमको तो रियल लाइफ में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई चीज चल रही है तो उसको चलाते रहने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता है इस डायरेक्शन में। वो दोस्तों तब है जब आपका यहां पे फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट है ना। तो रियल लाइफ में क्या होता है, जब भी कोई चीज चल रही होती है तो वहां पे रोकने वाले फोर्सेस उस पे लग रहे होते हैं। मतलब अगर वो ऐसा चल रहा है और उस पे फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ। अब फ्रिक्शन क्या है, कैसे लगता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। अभी जितना आपको 9th वाला नॉलेज है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वो इसके स्पीड को कम कर देगा। तो अगर आपको इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए आपको एक फोर्स इस वजह से इस डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। अब वो फ्रिक्शन इस सरफेस का भी हो सकता है या एयर का रेजिस्टेंस भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप भागते हो तो आपको हवा की वजह से एक फोर्स महसूस होता है। यही फोर्स आपको बहुत ज्यादा महसूस होता है जब आप मस्त एकदम बाइक वाइक चला रहे हो, तो आपको लगता है कि हां जैसे कि हवा आप पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रही हो। तो जो भी है वो हवा का फ्रिक्शन हो गया जो आप पे लग रहा है। तो अगर फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लग रहा है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए आपको एक फोर्स इस वजह से लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप इतना फोर्स लगा देते हो कि ये दोनों का मिलके असर जो है वो जीरो हो जाए, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो आप ये बात जान ले कि अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस स्मूथ है
और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा हमेशा के लिए, कभी नहीं रुकेगा। स्पेस में अगर आप कोई चीज को मूव करा के छोड़ दें और बाकी का सब ग्रेविटी सब आप खत्म कर दें, सन को भी भूल जाइए, किसी और प्लैनेट को भी भूल जाइए, सिर्फ एक पार्टिकल है स्पेस में, उसको आपने चला के छोड़ दिया तो वो चलता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। तो ये ध्यान रखना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है, कोई फोर्स नहीं तो कोई चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और चल रहा है तो चलते ही रहेगा। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ को। इनर्शिया का मतलब यह है कि इनर्शिया ये एक तरीके से ओल्ड कंसेप्ट है। तो इनर्शिया क्या है? ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्ट करती है अपने स्टेट ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो क्या है इनर्शिया? इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी, क्या है ये वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच a body resists the change in its state of motion। मतलब अगर किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा तो वो उसको अपोज करेगी हमेशा। कैसे? इसके बहुत ही बेसिक से एग्जांपल आपने हमेशा पढ़े होंगे, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि भाई साहब हम कार चला रहे हैं, हम मान लो कार चलाने के लिए कार में बैठे एकदम से, या कोई और चला रहा है तुम बैठे, कार जैसे ही एकदम से स्टार्ट होगी, पहले कार रेस्ट में थी तुम भी रेस्ट में थे, कार जैसे ही एकदम से चलेगी तो तुम पीछे की तरफ जाते हो, एकदम से तुम्हें एक पीछे की तरफ धक्का महसूस होता है। क्यों? क्योंकि कार तो आगे जा रही है लेकिन तुम अपने मोशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि कर नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी क्योंकि उस वाली पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तो कार आगे जा रही है लेकिन तुम्हारी बॉडी उसी पोजीशन में रहने की वजह से रहना चाहती है, उस वजह से वो उस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम पीछे जा रहे हो, तुम पीछे नहीं गए बल्कि तुम तो एक्चुअली उसी जगह पर रहने की कोशिश में हो, कार तुम्हें आगे लेके जाना चाह रही है और इस वजह से तुम ऐसा पीछे जा रहे हो। तो ये हो गया अपने स्टेट में मेंटेन रहने की कोशिश करना। यही अगर चलती हुई कार में एकदम से ब्रेक लगा दिए जाते हैं तो आप जाते हो आगे, आप आगे जाते हो। क्यों? क्योंकि आप कार के साथ साथ आप भी चल रहे थे, तो कार तो रुक गई लेकिन आप अपने मोशन को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हो? आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी को कहा जाता है क्या? इनर्शिया, कि अपने स्टेट ऑफ चेंज मतलब स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज आ रहा है उसको रेजिस्ट करना। अब ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि भाई बरसात के टाइम पे पेड़ पौधों पे जब वो बूंदे पत्तियों पे टिकी रहती हैं तो आप किसी छोटे से पौधे को जाके ऐसा हिलाते हो, है ना, या थोड़ा छोटा पेड़ है उसको जाके हिलाते हो, तो क्या होता है कि वो बूंदे गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि उस पत्ते के ऊपर वो जो बूंद रखी हुई है, तो आपने जैसे ही पत्ता हिलाया तो पत्ता तो हिल जाएगा लेकिन वो बूंद अपने स्टेट ऑफ या रेस्ट को मेंटेन करने के लिए उसी जगह पर रहना पसंद करेगी, तो पत्ता अपनी जगह छोड़ देगा और बूंद नीचे गिर जाएगी। और एग्जांपल जैसा तुमने वो मार्शल जो आर्ट्स टाइप की, वो मार्शल आर्ट तो क्या यार, चाइनीज मार्शल आर्ट जो रहती है ना, वैसी मूवीज तुमने देखी होंगी, कुंफू मूवीज, जिसमें कभी जैकी चैन ने कभी किया हो ये स्टंट की वो टेबल क्लॉथ रखा हुआ है, उस पर बर्तन रखे हुए हैं या कुछ जो है कप प्लेट्स रखी हुई हैं और वो टेबल क्लॉथ को एकदम से खींच लिया जाए तो क्या होता है, वो टेबल क्लॉथ वहीं पड़ा रहता, सॉरी टेबल क्लॉथ तो निकल जाता है लेकिन वो चीजें जो ऊपर रखी गई हैं वो वहीं पड़ी रहती हैं, अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है। यह एक छोटा सा एग्जांपल या एक्टिविटी आपको आपकी छोटी क्लास में भी बताई गई होगी कि एक ग्लास है, उसके ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया और उसके ऊपर एक कॉइन प्लेस कर दिया, तो क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड को ऐसा टक से मारेंगे तो कार्डबोर्ड तो निकल जाएगा और कॉइन नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड तो फोर्स लगा तो उस वजह से वो निकल गया, लेकिन कॉइन अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहता है, रेस्ट में था, रेस्ट में रहना चाहता है, तो वो सीधे के सीधे नीचे गिर जाएगा। या कभी तुम किसी गद्दे पर या सोफे पर डंडे से मारते हो, धूल निकलती है। क्यों? क्योंकि वो जो धूल की लेयर है जो सोफे पे जमी हुई है, वो डस्ट पार्टिकल्स जो सोफे पे या उस गद्दे पे जमे हुए हैं, तो तुमने जैसे ही डंडा मारा तो डंडे की मार की वजह से वो गद्दे की या सोफे की सरफेस तो नीचे गई, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल ने अपने रेस्ट वाले पोजीशन को मेंटेन करना चाहा तो वो उसी जगह पर रहना पसंद करेंगे।
अब गद्दा नीचे चल जाएगा और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही उड़ने लग जाएंगे। तो ये सब सारी कहानी किसकी है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कहानियां हैं, है ना। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस सवाल की। यहां पर एक बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज का बहुत ही बेसिक सा सेशन है, इसमें कुछ ज्यादा कहानी है नहीं। कार मूविंग ऑन अ रफ रोड है, फ्रिक्शन है वहां पर, लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, आपसे पूछ रहा है कि उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है यहां, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब यहां पर न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि जब भी कोई फोर्स किसी चीज पे नहीं लग रहा है तो वो अपने सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही कंडीशन में चल सकती है, जब उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो। तो यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, जीरो इज द आंसर। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर वो रफ सरफेस है तो उस पर फ्रिक्शन तो लगना चाहिए। जी नहीं लगेगा। जी हां, नहीं लगेगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में रोलिंग में ये चीज मैं प्रूव भी कर दूंगा। ठीक है। हाँ, लेकिन रियल लाइफ में जब तुम देखोगे तो वहां पर ऑब्वियसली एयर रेजिस्टेंस आ जाती है। तो रियल लाइफ में जब आप बात करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस आने की वजह से, मान लो कोई कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो एयर की वजह से उसको एक फोर्स पीछे की तरफ महसूस हो रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। इसको मैं Fr बोल देता हूं। लेकिन अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स कितना है तो जीरो, लेकिन तुम कहोगे सर फिर ये एयर तो पीछे फोर्स लगा रही है इस पे। जैसे मैं बाइक चलाता हूं तो मुझको वो फोर्स महसूस होता है, तो कार भी जब चल रही होगी तो उसको भी वो फोर्स महसूस होगा। तो आपसे वही मैं पूछ रहा हूं, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, और मैंने नेट फ्रिक्शन बोला है। चार व्हील से चारों व्हील्स पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो नेट फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? तो बिना किसी हाई फाई कंसेप्ट के, बहुत ही बेसिक नॉलेज से मैं ये कह सकता हूं कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। कई लोग ये सुनकर के बोल रहे होंगे अरे सर ऐसा कैसे होता है, हो सकता है, हमने तो पढ़ा है फ्रिक्शन जो है वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे इसको मैं और ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी आपको जो फीलिंग आ रही है उसको साइड में रख करके आप लॉ के ऊपर कंसेंट्रेट करें। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है नेट वेलोसिटी, अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा या नेट फोर्स जीरो होगा। तो अगर एक एयर का रेजिस्टेंस यहां से लगता है तो फ्रिक्शन ऐसा लगना चाहिए, तभी वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। अब आगे वाले पे और पीछे वाले पे, दोनों पे ही आगे लग रहा होगा, या आगे वाले पे पीछे, पीछे वाले पे आगे, ऐसे लग रहा होगा, वो आगे की कहानियां हैं, वो आरबीडी में पढ़ेंगे। लेकिन नेट मिला जुला के जो फ्रिक्शन होगा वो आगे ही होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर इसकी फीलिंग नहीं आ रही, कोई बात नहीं, फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन लॉ से समझ के तो समझ में आ रहा है ना, लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है ना। तो बस इतना अभी ध्यान रखो। ठीक है। हाँ, अगर मैं कह देता हूं कि एयर का रेजिस्टेंस अगर हटा दिया जाता है तो फिर जब एयर का रेजिस्टेंस नहीं है तो फ्रिक्शन को भी लगने की जरूरत नहीं है, तो नेट फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? जीरो। जो कि आप यहां पर कह सकते हो कि उस केस में फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा होगा, चाहे इसे रोड रफ ही क्यों ना हो। तो ये बात आपको समझ के चलनी है। मैं जानता हूं अभी भी काफी लोग एकदम झटका सा लगा होगा कई लोग, और वो इसको पचा ही नहीं पा रहे होंगे इस बात को, सर ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि आप उस फीलिंग को रखो साइड में और लॉ पे कंसंट्रेट करो। वेलोसिटी कांस्टेंट तो वो एक ही केस में हो सकती है जब उस पे नेट फोर्स जीरो हो। तो फोर्स अगर एयर का इधर रेजिस्टेंस लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और एयर रेजिस्टेंस नहीं तो फ्रिक्शन भी नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो अभी हम बात करते हैं अगले केस की, और अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे यहां पे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का सीधा साधा सा मतलब यह है, मोशन को यह डिफाइन करता है। अब तुम बोलोगे सर मोशन को डिफाइन करता है, इससे मतलब क्या? तो यहां पर मोशन को डिफाइन करने के लिए वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, या ऐसा कहा जाए सिर्फ वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम बोलोगे सर सिर्फ वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्या मतलब है? तो अक्सर मैं पढ़ाते वक्त बच्चों को यही एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि तुम रोड पे जा रहे थे और तुमसे एक साइकिल आके टकरा जाती है। मान लो उसकी स्पीड थी कुछ 20 किलोमीटर पर आवर या 15 किलोमीटर पर आवर, वो आके तुमसे टकराई।
हालांकि तुम्हें चोट महसूस होगी लेकिन वो इतनी खतरनाक नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर कोई ट्रक उसी 15 किलोमीटर पर आवर से आके तुमसे टकरा जाता है तो वो चोट बड़ी खतरनाक महसूस होगी तुम्हें, है ना। मतलब हड्डियां वड्डियां टूटेंगी, क्या पता आदमी खत्म भी हो जाए। तो बात यहां पे आप समझो कि मास और वेलोसिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। साइकिल वही वेलोसिटी लेके चलती है और ट्रक वही वेलोसिटी लेके चलता है, तो जमीन आसमान का अंतर आ जाता है मोशन में, है कि नहीं। उस मोशन का जो इंपैक्ट है वो ट्रक वाले केस में हमको ज्यादा फील होता है कि नहीं। तो यहीं से बात हुई कि क्यों ना एक क्वांटिटी बना दी जाए जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों इंक्लूड हो जाए। तो वहीं से जरूरत पड़ी किसकी, एक क्वांटिटी की, और उसको नाम दे दिया गया मोमेंटम। और मोमेंटम का जो सिंबल है जनरली पी यूज किया जाता है। ऑब्वियसली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये होता है किसके इक्वल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि आप जानते हो कि वेलोसिटी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, तो सिंपल सी बात है मोमेंटम भी एक रिलेटिव क्वांटिटी होगी। तो अगर आप बात कर रहे हो रिलेटिव मोमेंटम की, किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर आपको देखना है, तो आपको यहां पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी भी कौन सी लिखनी पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जो है मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका मोमेंटम होगा। बस ध्यान ये रखना है कि रिलेटिव मोमेंटम निकालने के लिए आपको मास ऑब्जेक्ट का लेना है और रिलेटिव वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है ना। तो एक सवाल हम यहां पर देखते हैं जो कि हमें कहा गया है, दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, ये है ए और ये है बी। इनके मोमेंटम भी आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो कई लोग अभी यहां सोचेंगे अरे अरे सर बिल्कुल आसान है ये तो, पी ए जो है हमको दिया गया है 4 आई कैप, पी बी जो हमको दिया गया है वो दिया गया है 20 आई कैप, तो मोमेंटम ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, सर ये फॉर्मूला हो जाएगा ना पी ए माइनस पी बी। यही तो पढ़ाया था सर आपने अभी रिलेटिव में कि ऑब्जर्वर मोमेंटम ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी जो है वो ऑब्जर्वर है सर। तो ऑब्जर्वर जो होगा वो क्या करेगा, वो अपने मोमेंटम को माइनस कर देगा, किसके मोमेंटम से, जिसको देख रहा है उसके मोमेंटम से, मतलब ए के मोमेंटम से। तो काफी लोग, अगर मैं पहली बार ये सवाल पूछूं तो मैं जानता हूं वो ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि रिलेटिव मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला पी ए माइनस पी बी नहीं, ये है। तो अगर आपको यहां पर मोमेंटम निकालना है किसका, ए का विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर मास ऑफ ए और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो आपको मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी इंटू रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी होगी। तो यहां से जैसे ही आप देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वी ए जो आपका आएगा वो आएगा 2 आई कैप, और आपका जो वी बी आएगा वो आएगा कितना, 5 आई कैप। तो मास ऑफ ए इज 2 kg एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वी ए जो कि है 2 आई कैप और वी बी जो कि है 5 आई कैप। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 6 आई कैप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिलेटिव मोमेंटम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड लॉ की। तो मोमेंटम की कहानी हमने पढ़ ली, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, और अभी फटाफट से चलते हैं और बात करते हैं सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ जो है वो आपको रिलेशन बताता है मोमेंटम में और फोर्स में, कि अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली मोमेंटम में चेंज आएगा, है ना। तो सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का वो आपको यही बताता है कि फोर्स इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहां से जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं कितना, के। अभी एक कांस्टेंट हमने के लिया, और फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के की जो एसआई वैल्यू आती है, एसआई यूनिट में जो वैल्यू आती है वो आती है 1,
है ना, CGS में भी 1। तो ये जो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू dp/dt। ये कौन सा फोर्स है? ये है नेट फोर्स जो किसी बॉडी पे लगेगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू dp/dt। अब आपको यह ध्यान रखना है कि सेकंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? उसकी बात कर लेते हैं। तो उसकी बात हम कुछ इस तरीके से करेंगे यहां पर कि अगर मैं आपको कहता हूं कि F आपके पास है dp/dt, F आपके पास कितना है? वो है dp/dt, और मोमेंटम आप जानते हो वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या रहता है? वो रहता है मास इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स जो यहां आ जाएगा, तो मैंने मोमेंटम की जगह रख दिया mv, m जो है वो निकाला बाहर, अंदर जो है वो क्या आ गया? dv/dt, और यहां से हमें जो है ये चीज मिली कितनी? a। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आ जाता है क्या? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आ जाता है एक्सेलरेशन। तो फोर्स आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां हम ऑब्वियसली ये मान के चल रहे हैं कि अपना मास अगर कांस्टेंट रहता है तो ये कहानी अपनी रहेगी, ठीक है। तो इधर से मुझे जो पता लगा वो ये पता लगा कि नेट फोर्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एक तरीके से कंक्लूजन ऑफ सेकंड लॉ भी बोला जा सकता है कि कंक्लूजन ऑफ सेकंड लॉ इज व्हाट? इट इज नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास किसका? उस ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन किसका? ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट का। और ये फोर्स क्या है? फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स। तो ये हम क्या बोल रहे हैं? एफ नेट है अपने पास, इट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। एम क्या है? एम है अपने पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ए क्या है? ए है अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए है अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हो सकता है आज का लेक्चर आप लोगों को लग रहा है तो कितना एकदम फर्जी लेवल का है, एकदम इसमें कुछ लेवल ही नहीं है। तो यार आज इंट्रोडक्शन है इसलिए ये लेवल जो है आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी से जा रहा है। आज तो कुछ ऐसा खास हम कर ही नहीं रहे, बाकी आप रुको, है ना। थोड़े से अगले लेक्चर से आपकी जो मतलब क्या कहते हैं उसको, ये शिकायत अगर है तो दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली नेट फोर्स निकालना है, तो जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उन सब का वेक्टर एडिशन आपको करना होगा। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहां थोड़ा ध्यान देना। इसी ही चीज को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर मैं कहता हूं यहां कि फोर्स मेरे पास है dp/dt, ठीक है। तो मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स की अगर आपको एवरेज वैल्यू लिखनी है, या पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि यहां पर इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, है कि नहीं। और ऐसे ही यहां पर मोमेंटम के भी मैं तीनों कंपोनेंट्स लिख सकता हूं, एक्स, वाई और जेड। और फिर आप यहां से जब कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे, अगर ये नहीं समझ में आता है तो डिफरेंशियल ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन, मोमेंटम के वाई कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन, और ऐसे ही यहां पर ये आ जाएगा अपने पास मोमेंटम के जेड कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन। तो आपको ये समझना होगा कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज एक्चुअली क्या? dpx/dt, y component of force is actually dpy/dt, and z component of force is actually dpz/dt। तो ये आपके पास फोर्स के x, y और z कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि x डायरेक्शन के मोमेंटम में अगर चेंज हो रहा होगा
तो उसको चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स का एक्स कंपोनेंट ही होगा। अगर वाई डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ फोर्स के वाई कंपोनेंट की वजह से हो रहा होगा। ऐसे ही जेड डायरेक्शन में अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ जेड डायरेक्शन के फोर्स की वजह से हो रहा होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सेम बात आप यहां उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूं एक्स डायरेक्शन के फोर्स की तो उसको मैं मास इंटू एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी वजह कौन है? एक्स डायरेक्शन का फोर्स। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उसकी वजह कौन है? वाई डायरेक्शन का फोर्स। और ऐसे ही जेड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी वजह कौन है? जेड डायरेक्शन का फोर्स। तो ये जो कहानी हुई ये हो गई कंपोनेंट्स के फॉर्म में, ये कहानी हो गई सीधे डायरेक्ट। ठीक है, एक और बात मैं यहीं पे ही लिख देता हूं जहां हमने सेकंड लॉ की बात करी है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फोर्स है। अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है फोर्स की तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दैट इज डिफरेंशिएट आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है और टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर देना है। चेंज इन मोमेंटम निकालते वक्त आप ध्यान रखें ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको यहां पर यूज करना होगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो एक बिल्कुल रद्दी सा सवाल हम लेते हैं। यहां क्या कहा गया है कि बॉल स्ट्राइक्स इलास्टिकली। इलास्टिकली से मतलब ये हो गया कि जितने वेलोसिटी से ये जाएगी उतने ही वेलोसिटी से ये वापस टकरा जाएगी। इलास्टिक कोलिजन में हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होते हैं वो बदल जाता है, डायरेक्शन उसकी बदल जाती है, मैग्नीट्यूड एज इट इज रहता है। मतलब 10 से टकराएगा तो वापस 10 से आ जाएगा। ये कब होगा? जब कोलिजन इलास्टिक होगा। तो यहां आपको कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। इस बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा होगा। ओके, और ऑब्वियसली मैं उसकी एवरेज वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं। आपको क्या दिया गया है? कोलिजन इलास्टिक है और टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है वो 0.01 सेकेंड है। बड़े ही आसानी से आप यहां पे लिख सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो आ जाएगा आपका mu, जिससे कि मैं बोलूंगा 20। मोमेंटम की यूनिट की बात हम करेंगे तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो 20 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या आप न्यूटन इंटू सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, यूनिट अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो यहां से आप समझें इस बात को कि डेल्टा पी आपके पास एफ इंटू डेल्टा टी है, तो मोमेंटम न्यूटन इंटू सेकेंड भी होगा या केजी मीटर पर सेकेंड भी होगा। मास इंटू वेलोसिटी से आ गया केजी मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन इंटू सेकेंड। तो यहां से अपने पास ये इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, इसको मैंने कह दिया प्लस, और जब आप बात करेंगे फाइनल वैल्यू की तो वो आ जाएगी माइनस इतना न्यूटन सेकेंड। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं डेल्टा पी तो वो आएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जो कि आप अच्छा ऐसा लिखना चाहते थे आई कैप के टर्म्स में तो ऐसा भी लिख सकते थे। हम जानते हैं वन डायमेंशन में आई कैप लगाने की जरूरत रहती नहीं। तो पी फाइनल अपना आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा माइनस का 20 आई कैप, और पी इनिशियल आ जाएगा अपने पास कितना? 20 आई कैप। तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 40 आई कैप, और ये आ जाएगा अपने पास चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अपने पास इतना आया। और अब मुझे अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी जो है मेरे पास वो आ जाएगा माइनस का 40। तो अक्सर लोग यहां पे जीरो इसको कर देते हैं जो पहली बार पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, अच्छा सर फाइनल मोमेंटम भी उतना ही है, इनिशियल मोमेंटम भी उतना ही है। भाई डायरेक्शन चेंज हो गई है तो चेंज जब निकालोगे तो वो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस का 40 बाय 0.01। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 किलो न्यूटन। ये माइनस आपको क्या दिखा रहा है? माइनस आपको ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में आ रही है, और जो आपको यहां से ये भी बता रही है कि जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। तो हम क्या बोल रहे हैं? मोमेंटम की डायरेक्शन में जहां पे जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा।
तो कभी भी आपसे पता करना हो आपको कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन ढूंढ लो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो है हम ये फोर्स बता सकते हैं। कुछ खास नहीं किया, चेंज इन मोमेंटम निकाला, डेल्टा डी से डिवाइड कर दिया, काम खत्म। 4 किलो न्यूटन। हाँ, किलो कैसे आया, ये पॉइंट हटा तो 2 जीरो ऊपर और जाएंगे, 4000, हजार का मतलब किलो, तो 4 किलो न्यूटन जो है आपका फोर्स आ जाएगा। ये सवाल आपको घर पे ट्राई करना है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां होगा क्या, बस होगा इतना सा कि वो है तो 10 मीटर पर सेकंड ही, लेकिन इस बार इसके कंपोनेंट जो है, एक जो आएगा इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो 10 cos 37, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा आपके पास 8 मीटर पर सेकंड और ये आएगा 6। 10 के 2 कंपोनेंट्स आएंगे। और इलास्टिक कोलिजन जो कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में बता चुका हूं आपको, बस इतना ध्यान रखना होता है आपको कि कोलिजन के बाद जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें चेंज आ जाता है। मतलब ये बॉल जब जाने लगेगी तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा 6 और ये वाला हो जाएगा 8। ठीक है, ये एक सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉल जाके टकराई दीवार से और वापस आ गई, तो कुछ ऐसा जाके ये ऐसे चले जा रही। वही सेम कहानी है, आपको बताना है कि भैया क्या एवरेज फोर्स लगा होगा किस पे, बॉल पे, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही बेसिक अभी बात करी है किसकी, न्यूटन के सेकंड लॉ की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, और ऐसा भी पूछा जा सकता है, मान लो एक सवाल आपसे कुछ ऐसा भी पूछ लिया जाए कि यार मोमेंटम जो है आपको दिया गया है, मान लीजिए कुछ ऐसा कि 2ti कैप प्लस 4j कैप और माइनस का 3t स्क्वायर k कैप। ठीक है, ये एक पार्टिकल का मोमेंटम है, इस तरीके से वेरी करता है, और आपसे पूछे कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट, कि नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, फोर्स निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट द मोमेंटम। तो हम क्या कर देंगे, हम बस मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 2 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, 4 कांस्टेंट तो उसका अकेले का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो अकेला कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और ये आ गया k कैप। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2i कैप माइनस का 6t k कैप। तो ये जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, फोर्स की। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करके निकाल लीजिए फोर्स। अब कोई कहता है t इक्वल्स टू 2 पे फोर्स बताओ, तो t की वैल्यू 2 यहां डालो, फोर्स निकल जाएगा। t इक्वल्स टू 0 पे फोर्स बताओ, फोर्स निकल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको एक अच्छा खासा टाइम इंटरवल दिया गया है, मोमेंटम की इनिशियल फाइनल वैल्यू आप पता कर सकते हैं, तो यू कैन फाइंड द फोर्स। और अगर आपको मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो डिफरेंशिएट करके भी आप बता सकते हैं फोर्स। पिछला वाला जो फोर्स था वो थी फोर्स की एवरेज वैल्यू जो हमने यहां निकाली। ये आपको घर पे सॉल्व करना है, ये होमवर्क है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर इसको लिखिएगा। और यहां ये जो फोर्स है ये है हर इंस्टेंट पे लगने वाला फोर्स, वो आप बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे कितना लगा, t इक्वल्स टू 3 पे कितना लगा। यहां हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम का फोर्स लिख सकते हैं। प्रीवियस सवाल में बस उस टाइम इंटरवल के बीच में जो एवरेज वैल्यू होगी फोर्स की वही आप निकाल सकते हो। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। और अब हम फाइनली आ रहे हैं किस पे, अब हम फाइनली आ रहे हैं हमारे थर्ड लॉ के बेसिक पर। तो थर्ड लॉ आपको क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि अगर कोई भी एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाया, ए एक था आपके पास बॉडी या पार्टिकल, बी था आपके पास दूसरा पार्टिकल, ए ने बी पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस पे लगाई है, बी पे, किसने लगाया, ए ने लगाया, तो फोर्स ऑन बी बाय ए, ऐसे ही फोर्स ऑन ए बाय बी। तो ये दोनों एक दूसरे पे कुछ ना कुछ जो है फोर्स लगा रही हैं ये दोनों बॉडीज। तो थर्ड लॉ आपको क्या कहता है, थर्ड लॉ आपको ये कहता है कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे और डायरेक्शन में होंगे अपोजिट। मतलब एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी। और हमेशा फोर्स जो है वो पेयर में ही लगेगा। पेयर में लगेगा इससे क्या मतलब है, पेयर में लगेगा इसका मतलब यह है कि
अगर कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये एक बॉडी है एम और अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है mg से, ध्यान से सुनना, अर्थ ने अगर तुम्हें अट्रैक्ट किया mg से तो तुम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कितने फोर्स से? उतने ही फोर्स से। अर्थ पे भी तुम उतना ही फोर्स लगा रहे हो, यह ध्यान रखना। अर्थ ने तुमको अट्रैक्ट किया, तुम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे होंगे उतने ही फोर्स से। आई बात समझ में? तो यह कहानी है किसकी? न्यूटन के थर्ड लॉ की। ये मैं वापस से बता दूं, हम अभी बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं, तो अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से बहुत अच्छे से चीजों को कवर अप करेंगे। और अभी मैं क्या कह रहा हूं, ओह यहां पर ये चीज थोड़ी सी, सेकेंड लॉ वाली ये चीज अभी यहां नहीं लिखनी है भाई। हाँ, ये गलत टाइप हो गया है इधर। तो अब यहां जो समझने वाली बात है वो ये कि एक्शन और रिएक्शन से एक बार को देखने को ऐसा लगता है कि हम पहले एक्शन करते बाद में रिएक्शन आता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं। तुमसे अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है, तो किसी एक को एक्शन कह दोगे तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। अगर तुमने कहा कि एफ बी ए एक्शन है तो एफ ए बी उसका रिएक्शन हो जाएगा। तुम कहते हो एफ ए बी एक्शन है तो एफ बी ए उसका रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हमको ऐसा लगता है कि यार पहले एक्शन होता है बाद में उसका रिएक्शन होता है। यहां ऐसा नहीं है, ये साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्शन रिएक्शन दे आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, साथ साथ लग रहे, ओके, ऑन डिफरेंट बॉडीज, ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो ये जो है वो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। यहां तक मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। साइमल्टेनियसली का मतलब यह है कि जब एक्शन लग रहा है तभी रिएक्शन। ऐसा नहीं कि मैंने इसको अगर आज धक्का दिया तो ये कल मुझे धक्का देगा, मैं इसको अभी प्रेस कर रहा हूं तो ये अभी के अभी मुझे प्रेस करेगा। अगर मैं किसी चीज को खींच रहा हूं तो वो भी मुझे उसी टाइम पे खींच रहा होगा। अगर मैं किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो दूसरा भी मुझे उसी वक्त अट्रैक्ट कर रहा होगा। मैं रिपेल कर रहा हूं तो वो भी मुझे उसी वक्त रिपेल कर रहा होगा, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों हम यहीं पे खत्म करते हैं, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। आज एकदम बेसिक था, इसमें कुछ ज्यादा हमने खास चीजें नहीं पढ़ी। कल से रियल एनालिसिस स्टार्ट होगा, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। बाकी हम बात करेंगे कल, ओके। और कल हम रियल एक तरीके से असली एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो आज बहुत ही बेसिक ओवरव्यू है, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आ पाए। कल से हम एकदम रियल जो है मतलब ढंग से इस चीज को स्टार्ट करेंगे, है ना। मतलब ढंग से मतलब आज भी ढंग से ही स्टार्ट किया है, लेकिन आज हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है। खैर आज मैं फ्री बॉडी डायग्राम आज मैंने आपको नहीं बताया। फ्री बॉडी डायग्राम जो है हम अगली क्लास में ही उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ओके गाइस, सो बाय।